नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, जम्मू कश्मीर पीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू और कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों सेक्शंस में विभाजित किया गया है। खंड 1 ऊधमपुर से कटरा, खंड 2 कटरा से बनिहाल, खंड 3 बनिहाल से काजीगुंड, खंड 4 काजीगुंड से बारामूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत ये क्या है, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL। इस परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों, संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इसमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, जिसको हम लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल कहते हैं। स्मरणीय तथ्य, उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल भी कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर लंबी तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। उल्लेखनीय कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है, 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल हॉर्स शू के आकार की है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM द्वारा किया गया है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है तमिलनाडु, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और शमन गतिविधियों, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC की स्थापना की थी। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट 2022 के दौरान की गई। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन देख लेते हैं। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC NAPEC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है। ये 8 मिशन इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। दूसरा है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी।
तीसरा है सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठा है एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। सातवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अगला हमारा टॉपिक है धर्मदम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। क्या नाम है इसका? धर्मदम। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धर्मादम लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। स्मरणीय तथ्य: दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड, एवरी लोकल बॉडी वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाइल नारायण PN पाणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में PN पाणिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को वायनादिनम रीडिंग डे के रूप में घोषित किया। रीडिंग डे का मतलब क्या है मलयालम में? वायनादिनम। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, औद्योगिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज और तूफान सीवेज, स्टॉर्म सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। स्मरणीय तथ्य: 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड टेक्नोलॉजी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन तिरुपति नगर निगम ने आंध्र प्रदेश में किया है। तकनीकी है फाइटोरिड टेक्नोलॉजी। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया। तो कौन सी पहल थी? स्वच्छ आंध्र मिशन पहल। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD मिलियन लीटर्स पर डे है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीकी का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NIRI द्वारा किया गया। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। अगला टॉपिक है हाउसिंग।
सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित है। स्मरणीय तथ्य, विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र इंडियाज फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर अ रेजिडेंशियल सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। स्मरणीय तथ्य, 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। अगला टॉपिक है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट SMART स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है किसका? स्मार्ट का। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लीपिडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटेस, सोरायसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य, 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया। तो NCISM और CCRAS दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया स्मार्ट कार्यक्रम को। उल्लेखनीय कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। अगला टॉपिक है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की। किसने की? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव ने साथ मिलकर सोशल प्रोग्रेस इंडिया एक पहल लॉन्च की। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया,
सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों डायमेंशंस पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। पहला है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, बेसिक ह्यूमन नीड्स। दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों का आधार, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। तीसरा है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। अब इसमें हम देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य को। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मानद चेयरमैन है अमित कपूर तथा वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव CU हेंस के माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई। तो अमित कपूर CEO है, चेयरमैन है, ये किसके, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और दूसरी है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, इसके CEO हैं माइकल ग्रीन। ये संस्था कहाँ की है, वाशिंगटन DC की है, और पहली वाली इंडिया की है। इन्होंने दोनों ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की है। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के अंतर्गत भारत के 36 राज्य और बाकी के 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों 6 टीयर्स के तहत रैंक प्रदान की गई है। ये 6 स्तर हैं जो टीयर्स हैं। टीयर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। स्तर 2 टीयर 2 उच्च सामाजिक प्रगति, हाई सोशल प्रोग्रेस। टीयर 3 स्तर 3 ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। टीयर 4 स्तर 4 निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। टीयर 5 स्तर 5 निम्न सामाजिक प्रगति, लो सोशल प्रोग्रेस। और अंतिम है टीयर 6 स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति, वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। देश भर में पुदुचेरी को सर्वाधिक SPI स्कोर कितना था, पुदुचेरी का 65.99 प्राप्त हुआ है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का SPI स्कोर न्यूनतम है, 43.95 है स्कोर। अब SPI रैंकिंग में हम देख लेते हैं 2022 की जो SPI रैंकिंग है। इसमें स्तर 1 यानी टीयर 1 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला पुदुचेरी 65.99 स्कोर, दूसरा लक्षद्वीप 65.89 स्कोर, तीसरा गोवा 65.53 स्कोर, चौथा सिक्किम 65.10 स्कोर, पाँचवा मिजोरम 64.19 स्कोर, छठा तमिलनाडु 63.33 स्कोर। यहाँ से बड़े राज्य शुरू होते हैं। सातवां हिमाचल प्रदेश 63.28 स्कोर, आठवां चंडीगढ़, ये भी छोटा राज्य है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, 62.37, और नौवां केरल है, इसका स्कोर है 62.05। तो सबसे बड़े राज्यों में तमिलनाडु ही है यहाँ पर, हिमाचल भी छोटे राज्यों में ही आता है, तो बाकी ज़्यादातर छोटे राज्य हैं। और तमिलनाडु 6वें स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश 7वें स्थान पर है। SPI 2022 स्तर 2 टीयर 2 में राज्य शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश। 10वें नंबर पर जम्मू कश्मीर 60.76 स्कोर है। 11वें पर पंजाब 60.23 स्कोर है, 60.23 स्कोर है। 12वें पे दादरा नगर हवेली दमन और दीव 59.81 स्कोर। 13वां लद्दाख 59.53 स्कोर। 14वां नागालैंड 59.24 स्कोर। 15वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह 58.76 स्कोर। और अंतिम पायदानों में स्तर 5 में SPI 2022 रिपोर्ट के अनुसार टीयर 5 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31st रैंक है उत्तर प्रदेश की 49.16 स्कोर। ये 2022 की रिपोर्ट है, 2023 में बदलाव आएगा। 32वां है उड़ीसा 48.19, बड़े राज्य आ रहे हैं इसमें। 33वां है मध्य प्रदेश, इसमें 48.11 स्कोर। देश के कुल 58 जिले स्तर 1 टीयर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर 72.90 आइजोल मिजोरम को प्राप्त है। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 टीयर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल हैं। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं।
राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की थी। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे, गैंजेस रिवर रिजुविनेशन नमामि गैंजे और नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता दी है। किसको? गैंजेस रिवर रिजुविनेशन नमामि गंगे को। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD COP15 भाग 2 के दौरान की गई। मॉन्ट्रियल कनाडा में की गई ये घोषणा CBD COP15 के दौरान। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीय फंडिंग हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा UNEP और FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से 2030 तक होगी। अगला है गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। चुनाव परिणाम गुजरात का। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इसमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों SCs के लिए तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों STs के लिए आरक्षित यानी रिजर्व हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 27 और 13 मिला लो आप, कितनी 40 सीटें रिजर्व है। गुजरात विधानसभा 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को BJP को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। उल्लेखनीय कि गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से 156 सीटें BJP को प्राप्त हुई। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी आप का प्रवेश हुआ। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो कौन है ये अध्यक्ष? शंकर चौधरी हैं। कहाँ से हैं? बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम 2022 कुल 182 सीटें, BJP 156 सीटें जीती, 52.50% मत मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटें जीती, 27.28% मत।
आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती, 12.92% मत। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती, 0.29% मत। निर्दलीय 3 थे, उन्होंने 3 सीटें जीती। चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, 68। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो टोटल कितनी आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें हो गई 20। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज कितना है, 75.6। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज है अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशी गंग, लाहौल और स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि ताशी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में भी वापसी हो गई। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नदौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम कुल 68 सीटें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40 सीटें मिली हैं, 43.90 मत प्रतिशत। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें मिली हैं, 43% मत। निर्दलीय 3 सीटें मिली हैं। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। खाने योग्य पशु हिमालयी याक। पालतू याक वैज्ञानिक नाम बॉस ग्रूनीज। तो बॉस ग्रूनीज अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना या पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD द्वारा की गई थी। खाद्य पशु फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद होगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ध्यातव्य है कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। बात करते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। स्मरणीय तथ्य 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।
इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। पहला है लखनऊ 2020, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर नोएडा 2020, तीसरा है कानपुर 2021, वाराणसी चौथा 2021, गाजियाबाद पाँचवा 2022, आगरा छठा 2022, प्रयागराज सातवां 2022।